आज हम आखिरी बारी हरि सिंह के बारे में बात कर रहे होंगे क्योंकि आज के बाद उनको जम्मू कश्मीर से रिमूव कर दिया जाता है। अब क्या हुआ, हालात इस किस्म के बने कि उनको जम्मू कश्मीर रियासत छोड़कर जाना पड़ गया, या नेहरू ज़िम्मेवार थे, या पटेल ज़िम्मेवार थे, या शेख ज़िम्मेवार थे, या फिर नेहरू और पटेल ने हालात को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा मंसूबा बनाया और हरि सिंह को यहाँ पे जाना पड़ा, और ताकि हमेशा के लिए जो इन वाक़यात को देखने वाले समझने वाले हैं वो यही सोचते रहें कि कौन असल में उसका ज़िम्मेवार था। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। पिछली किस्त में हमने बात की कि काफ़ी महीनों से हरि सिंह और सरदार पटेल के दरमियान एक खतूत का एक एक्सचेंज है वो हो रहा था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह के दरमियान तल्लुकात बहुत बिगड़े हुए थे। ये बार बार उनको शिकायत करते थे कि मेरी मजबूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, आप मेरा कुछ फ़ैसला कीजिए। और अप्रैल के महीने में जब इनके जन्मदिन की छुट्टी वगैरह भी कैंसिल कर दी हुई थी, तब एक वक्फा के बाद सरदार पटेल ने इनको दिल्ली दावत दी कि आप महारानी के हमरा और करण सिंह के हमरा आप दिल्ली आ जाइए, यहीं पे बैठकर मज़ीद बात करते हैं। लेकिन चिट्ठी में उन्होंने ये नहीं लिखा था कि हमने क्या सोच कर रखा है, क्या बात हम आपके साथ करना चाहते हैं, सिर्फ दिल्ली आने के लिए कहा था। लिहाजा उन्होंने एक स्पेशल जहाज़ का भी इंतज़ाम किया था, एक चार्टर्ड फ्लाइट जो दिल्ली से लेकर जम्मू से लेकर इनको दिल्ली गई। दिल्ली पहुंचने के ऊपर महाराजा हरि सिंह, उनकी बेगम साहिबा और करण सिंह पुरानी दिल्ली के एक होटल में कुछ रोज़ रहे। उसके बाद वो इम्पीरियल होटल में शिफ्ट कर गए, जो उस वक्त दिल्ली का बहुत बड़ा 5 स्टार होटल हुआ करता था। इम्पीरियल होटल में उन्होंने बहुत सारे स्वीट्स बुक करवा लिए, जहाँ पे कुछ महाराजा के दोस्त, जैसे उनके जो साबका प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिस मेहरचंद महाजन, उन्होंने भी आकर उनका साथ रहना शुरू किया। और उनके एडीसी, कुछ और मुशीर वगैरह ऑफिसरान हैं, उन्होंने भी आकर वहाँ पे उनके साथ रहना शुरू किया। दूसरे रोज उनको एक दावतनामा आया कि आप प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ डिनर करेंगे। जब ये डिनर करने के लिए वहाँ पे गए, आपने अगर पहली किस्तें देखी हैं तो आपको इसका अंदाज़ा लगा होगा कि नेहरू और हरि सिंह के दरमियान तल्लुकात अच्छे कभी भी नहीं थे। ख़ास करके 1930s और 40s में जब शेख अब्दुल्ला महाराजा हरि सिंह की सरकार के खिलाफ मुहिम चलाया करते थे, तो तब नेहरू शेख की पैरवी ज़्यादा करते थे। यहाँ तक कि महाराजा की फोर्सेस ने 1946 में, तब जब जवाहरलाल नेहरू कश्मीर आ रहे थे, शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया हुआ था, उनकी अदालत में उनके बिहाफ पे पेश होने के लिए आ रहे थे और उनसे मुलाकात करने के लिए भी आ रहे थे, तो महाराजा की फोर्सेस ने कोहाला के पुल पे उनको अरेस्ट कर लिया था और काफ़ी कन्फ्लिक्ट वहाँ पे बना था। कोहाला अब वो जगह है जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, वही गेटवे हुआ करता था जम्मू कश्मीर का। अगर आप दिल्ली से, पंजाब से आप आ रहे हैं तो कोहाला से जम्मू कश्मीर में आप दाखिल होते थे। तो लिहाजा ये एक इतनी तलखी की बैकग्राउंड थी उनके रिश्ते में, तो नेहरू ने उसको बड़ा आसान करने की कोशिश की। अव्वल बात तो उन्होंने ये कही कि ये डिनर तो इंदिरा ने आपके लिए रखा हुआ था। अब इंदिरा और उनके बेटे जो हैं राजीव और संजय, वो भी नेहरू के साथ ही तीन मूर्ति भवन में रहा करते थे। तो जब खाने की मेज़ के ऊपर बैठे महाराजा भी, बेगम साहिबा भी और करण सिंह भी, उन्होंने हल्की फुल्की बातें की, जो कश्मीर के पेचीदा मसले हैं उनके और शेख के दरमियान क्या इश्यूज हैं, उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने उनके साथ जिक्र नहीं किया। उन्होंने मुल्क के जो अमूर हैं उनके बारे में बात की, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनके बारे में बात की, अच्छे से खाना खाया और उनको अलविदा कर दिया गया। दूसरे दिन उनको दावतनामा आ गया सरदार पटेल के यहाँ से, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे। वही शख्स थे, पूरे हिंदुस्तान भर में महज अकेले एक वाहिद ऐसे शख्स थे जिनके ऊपर हरि सिंह को उम्मीद थी, जिनके सहारे, जिनके भरोसे जो है वो उस वक्त जी रहे थे कि जो मेरी दुश्वारियां हैं, मेरी तकलीफ़ें हैं, उनका अजाला सिर्फ सरदार पटेल ही करेंगे। तो खाने की मेज़ के ऊपर पटेल की बेटी भी थी और पटेल के प्राइवेट सेक्रेटरी वी शंकर भी थे, जो उन दिनों में काफ़ी पावरफुल इमर्ज हो रहे थे, क्योंकि जो स्टेट्स के मामलात हैं उनको वो डायरेक्टली हैंडल करते थे पटेल के बिहाफ पे। बातचीत चली टेबल के ऊपर, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा पेचीदा बातें या सीरियस बातें जो हैं वो जम्मू कश्मीर को, जो हरि सिंह की जो ज़ाती पोजीशन उस वक्त इमर्ज हो रही थी, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बातें नहीं की, क्योंकि पटेल नहीं चाहते थे कि सारी फैमिली को और जो बाकी लोग मेज़ के ऊपर बैठे हुए हैं उनको हर बात में इन्वॉल्व किया जाए। जब खाना ख़त्म हो गया, मीठा वीठा भी खा लिया, तब उन्होंने महारानी को और करण सिंह को बोला कि आप आराम कीजिए, मैं और महाराजा थोड़ा मुख्तलिफ अलग कमरे में जाकर प्राइवेट बात करेंगे। तो वो दूसरे कमरे में चले गए। लेकिन महारानी की और करण सिंह की बेचैनियां जो है वो बढ़ रही थी। इनको पता था
कि काफ़ी महीनों से इनके जो हालात हैं जम्मू में वो काफ़ी मुश्किल हो रहे थे, और ये चिट्ठियाँ दर चिट्ठियाँ महाराजा लिखा करते थे पटेल को। और आज क्योंकि पटेल ने इन पर्सन पहली बार मुलाकात करके उन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी थी, क्योंकि पटेल ने ही इनको दावत दी थी आखिरी चिट्ठी के बाद कि आप दिल्ली आ जाइए, वहाँ पे हम बात करते हैं। जब हरि सिंह बहुत ही मुख्तसर मुलाकात के बाद जब हरि सिंह पटेल के कमरे से में बाहर निकले, महारानी ने जैसी उनकी शक्ल देखी तो ऐसा लगता है कि जज्बाती तौर के ऊपर महारानी बिल्कुल टूट गई। उसके बाद आपस में इनकी बात कोई नहीं हुई। उसके बाद ये गाड़ी में बैठे, पटेल के घर से लेकर इंपीरियल होटल तक इनके दरमियान आपस में बिल्कुल कोई गुफ्तगू, कोई बातचीत नहीं हुई। बिल्कुल खामोशी, सुनाटे की तरह वो इनका छोटा सा सफर रहा। ये होटल में आए और तब हरि सिंह ने जो कन्फाइड किया, उन्होंने शेयर किया महारानी के साथ कि मुझे सरदार पटेल ने बोला है कि अब आप वापस जम्मू कश्मीर में नहीं जाएंगे। दरअसल पटेल ने कहा था कि कुछ देर तक आप जम्मू कश्मीर से गैर मौजूद रहिए, आप बाहर कहीं चले जाइए, तब तक हम वहाँ के हालात जो है वो सुधार सकें। हरि सिंह तवक्को कर रहे थे कि पटेल से मिलेंगे, शेख के बारे में और तफसीलन बात करेंगे और कोई ऐसा वादा हम हासिल करेंगे पटेल से कि शेख को लगाम दी जाए, उनको कंट्रोल किया जाए और हरि सिंह की जो इज़्ज़त है, उनकी ताकत है, उनका रुतबा है, उनकी पोजीशन है, वो बहाल हो। लेकिन पटेल ने उन सारी बातों के ऊपर बिल्कुल कोई बात नहीं की। उन्होंने दो टुक अल्फाज में उनको बहुत क्लियरली और बहुत मुख्तसर मीटिंग के दौरान उनको बोला कि आप नहीं जाएंगे, इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन आप सेहत का बहाना करके आप ये कहिए कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रह रही है, मुझे कुछ इलाज मुआवजा वगैरह करवाना है, तो मैं इन दिनों में जम्मू कश्मीर वापस कुछ महीनों के लिए नहीं आऊँगा। यानी कोई मियाद फिक्स नहीं की हुई थी। अब जब ये रात को होटल में आए, ये बात महाराजा ने महारानी को बताई। महाराजा उसके बाद अपने कमरे में चले गए। वहाँ पे उनके कुछ जो दोस्त थे और उनके जो स्टाफ के लोग थे, वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उनके साथ डिस्कशन करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनके सामने एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन जो है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ज़िंदगी में कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मुझे ऐसी एक सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। वो एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी। वो अलग से बैठकर बात करना शुरू कर गए। अब आहिस्ता आहिस्ता करण सिंह गए अपनी वालदा के कमरे में, तो वालदा को इन्होंने बेहद जज्बात में और रोते हुए पाया। बिस्तर में जो है मुंह मूंद कर वो रो रही थी। तो उन्होंने वालदा से पूछा कि क्या मामला हुआ, तो उन्होंने इनको बताया कि ऐसा सरदार पटेल ने इनको कहा कि आप वापस नहीं जाएंगे। तो ये भी कॉन्टेम्पलेट करने लगे, ये भी सोचने लगे कि मामला है क्या है। दूसरे रोज क्या हुआ कि सारा दिन जो बड़ा गहमा गहमी का, बड़े क्योस का सारा दिन चलता रहा। इनके जो ऑफिसरान वगैरह आते रहे, इनके जो और जानकार लोग हैं आते रहे, उनके साथ बातचीत इनकी चलती रही। और शाम के वक्त एक इतला आई कि करण सिंह को कल सुबह नाश्ते पे अकेले जवाहरलाल नेहरू ने अपने घर बुलाया है। एक डिनर तो इनका पहले दिन हो चुका था, अब नाश्ते पे उनको बुलाया है। ये नाश्ता असल में नाश्तों के एक लंबे सिलसिले का आगाज था। उसके बाद करण सिंह ने फिर बेशुमार नाश्ते नेहरू के घर में किए। जब करण सिंह नेहरू के घर गए तो दो तीन इंप्रेशन जो हैं वो ब्रॉडली इनके माइंड के ऊपर आ रहे थे। एक तो ये कि ये शुरू से ही, बचपन से ही, अभी इनकी उम्र मसा मसा 18 साल हुई थी, लेकिन ये बचपन से ही नेहरू के बहुत बड़े फैन थे। ये उनकी कभी तकरीरें सुना करते थे, उनके बारे में वैसे बात सुना करते थे। अब क्योंकि ये एक बादशाह के बेटे थे, एक राजा के बेटे थे, और ये सोचा करते थे, इमेजिन किया करते थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं खुद मुख्तार हो जाऊंगा, जब मैं भी राजा बनूंगा, तो मैं नेहरू जैसा लीडर बनूंगा। लिहाजा ये उनकी पर्सनैलिटी से बड़े मुतासर थे। अब इन पर्सन इनकी नेहरू के साथ मुलाकात हो रही थी, तो इसकी जो खुशी की कोई हद इनकी नहीं थी। बावजूद इसके कि पहली रात जो है वो वालदेन की जो सारी बात उनने सुनी है, लेकिन ये फिर भी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद नेहरू। जब ये अंदर गए खाने की मेज़ के ऊपर, तो इंदिरा गांधी थी वहाँ पे, और राजीव और संजय जो उनके बच्चे थे, वो खाना खा चुके थे, यानी नाश्ता वो कर चुके थे। नाश्ता करके वो मेज़ छोड़ चुके थे। ये नेहरू ने शायद पहले से प्लान किया होगा कि आप नाश्ता करके चले जाइएगा, ताकि मैं और करण सिंह डायरेक्ट वन टू वन बात कर सके, उनको मैं ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकूं। तो ये खाने की मेज़ के ऊपर बैठ गए। अब ये अकेले बैठे हुए थे। एक दूसरे कमरे में से बिल्कुल तेज तेज चलते हुए एक बड़ी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी के साथ, यहाँ पे उन्होंने गुलाब का फूल लगाया हुआ, नेहरू आ गए। तो फर्स्ट टाइम एवर उन्होंने इनको बुलाया टाइगर करके। हाय टाइगर, हाउ आर यू, ऐसे करके इनको, तो इनको बहुत खुशी हुई। मतलब जिस वार्मथ के साथ, जिस प्यार के साथ, जिस कैरिज्मा के साथ उन्होंने एड्रेस किया करण सिंह को बतौर टाइगर, करण सिंह खुश हो गए। अब खाना नाश्ता इनका शुरू हुआ।
नाश्ते के ऊपर जो नेहरू ने जिस तरह से इनके साथ बातचीत करनी शुरू की, मुल्क के जो बड़े मामलात हैं उनके ऊपर बात की, जो दुनिया के बड़े मामलात हैं उनके ऊपर बात की, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो दुनिया के बारे में किस तरह से सोचते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस जो हैं वो दुनिया के अंदर चल रहे हैं, उन सारे बारे में बात की। और साथ ही साथ ये भी बात की कि यार तुम अमेरिका से पढ़कर आए हो, तुम नौजवान हो, तुम बड़े मॉडर्न आउटलुक के तुम लड़के हो, और तुम्हारा बाप जो है वो हमें नहीं लगता कि जिस सिमत में इस वक्त हिंदुस्तान चल रहा है, डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी के रास्ते पर जिस तरह से हिंदुस्तान अस्तवार हो रहा है, हमें नहीं लगता कि शायद वो कुछ ये जो मौजूदा हालात हैं इनको समझ सके। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर तुम जम्मू कश्मीर की बागडोर अगर तुम्हारे हाथ में हो तो वो शायद ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो उनको एक इंडिकेशन दे दी गई, करण सिंह को एक इंडिकेशन दे दी गई कि ये पॉसिबिलिटी कुछ इस किस्म की इमर्ज हो सकती है कि तुम्हारे वालिद अगर वहाँ पे ना रहें तो वालिद की जगह तुम्हें वहाँ का राजा बनाया जा सकता है। तो करण सिंह काफ़ी एक्साइट हो गए, इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइट हो गए। जब वो रास्ते में वापस आ रहे थे, उन्होंने अपने वालिद के दरमियान और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान एक कंपैरिजन ड्रा करना शुरू कर दिया। उनके जहन में दो कंपीटिंग थॉट्स जो हैं वो आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे बाप की सोच का दायरा जो है वो कितना महदूद है, कितना लिमिटेड है, और नेहरू का जो वर्ल्ड व्यू है वो कितना वसी है। तब तक नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया आ चुकी हुई थी, और वो सोच रहे थे इस तरह से कि खाने की मेज़ के ऊपर बैठकर जब मैं नेहरू के साथ बात कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पन्ना दर पन्ना मेरे सामने पलट रहा है, और जितना मैं किताब को पढ़कर एंजॉय करता था और मैं देखता था कि इस शख्स से मैं कब मिलूंगा जिसने ये किताब लिखी हुई है, देखिए आज उससे भी मुझे मुलाकात हो गई। ये वापस आए घर पे आके, इन्होंने मज़ीद अपने वालिदैन के साथ ये बात की। फिर इसके बाद जो है महाराजा की पटेल के साथ दोबारा मुलाकात हुई, और पटेल ने अपना प्रपोज़ल जो है वो महाराजा के सामने बड़ा क्लैरिटी के साथ रखा। उन्होंने कहा देखो, करण सिंह अब 18 साल का हो चुका हुआ है, वो बालिग है। हम ऐसा करते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में आप एक ऐलान फरमाइए, आप कहिए कि मेरी गैर मौजूदगी में जो मेरे जितनी भी जिम्मेवारियां हैं उनके लिए जिम्मेवार होगा करण सिंह। मैं उसको अपनी गैर मौजूदगी में रिजेंट अपॉइंट करता हूं, यानी जो महाराजा के जितनी भी जिम्मेवारियां होंगी वो डिलीवर करेगा, और मैं कुछ देर के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर रहूंगा। महाराजा को इस बात के ऊपर बिल्कुल जो है वो नहीं था, मतलब वो नहीं मानना चाहते थे, ये चीज़ में नहीं मानना चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर से जाएं। अब जब वापस आके ये होटल में बैठने लगे, तो होटल में इनका कंसल्टेशन का प्रोसेस, बातचीत वगैरह ये सारी होने लगी। तो महाराजा ने प्रपोज किया, महारानी ने भी प्रपोज किया। उन्होंने करण सिंह को बोला, अब क्योंकि करण सिंह के रोज़ नेहरू के यहाँ नाश्ते भी हो रहे थे, और नेहरू ने करण सिंह को काफ़ी ग्रूम करना शुरू कर दिया था कि नहीं, डेली नाश्ते के ऊपर उनको एक ट्रेनिंग मिल जाती थी, एक उनको ओरिएंटेशन मिल जाती थी, एक मेंटल कंडीशनिंग मिल जाती थी, और एक कॉन्फिडेंस मिल जाता था कि उसको तैयार किया जा रहा था एक ऐसी जिम्मेवारी के लिए, और तैयार एक जज्बाती जो एक इमोशनल जो डिसीजन लेना है उसके लिए भी तैयार किया जा रहा था कि जिन सर्कमस्टांसिस में तुम्हारे बाप को वहाँ से निकाला जा रहा है, बावजूद उसके तुमने ये नहीं देखना कि किन हालात में तुम्हारे बाप को वहां से निकाला जा रहा है, तुमने ये देखना है कि तुम्हारे आगे कितनी बड़ी वसी अपॉर्चुनिटी जो है वो खड़ी है। अब वापस होटल में जब कंसल्टेशन आपस में फैमिली में बात होती थी, तो वालदेन ने करण सिंह को कहा कि बेटा आप ऐसा करो युवराज जी, आप इनकार कर दो, आप बोलो कि नहीं, मैं रिजेंट नहीं बनना चाहता, मेरे वालिद ही बने रहेंगे वहाँ के बादशाह, मैं रिजेंट नहीं बनना चाहता। वालदेन ने कहा, लेकिन वालदेन बिल्कुल हैरान रह गए जब करण सिंह ने इस प्रपोजल से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो नेहरू और पटेल कह रहे हैं वो ठीक है, और मैं रिजेंट बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अब ये अपने जो जो करण सिंह कहीं पे रिकॉर्ड करते हैं कि वो अपने अकेले में, अपनी तन्हाई में जो सोचते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में वो सोचते थे कि जब मैं रिजेंट बनूंगा, मेरे पास खुद मुख्तारी होगी, मैं इंडिपेंडेंट होऊंगा, तो मैं किस तरह से सारे कामकाज करूंगा। लेकिन जब वालदेन के साथ बात हुई तो इन्होंने एक और चीज़ उनको बताई। इन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अंदाज़ा तो बखूबी हो गया है कि ये नेहरू और पटेल आपको तो अब वापस जाने देने वाले हैं नहीं है, और अब अगर हमारा ताल्लुक पूरा ही हमारी रियासत से टूट जाएगा तो वो भी बात बेहतर नहीं है। ये बीच में एक पॉसिबिलिटी जो है वो निकल रही है कि क्यों ना मैं वहाँ पे आपकी जगह जिम्मेवारियाँ निभाता रहूँ। इस तरह से एक हमारा ताल्लुक हमारी रियासत के साथ भी बना रहेगा, और जब हालात कभी बेहतर होंगे तो हम इसको जो पूरा कंप्लीट एक ताल्लुक है उसको हम बहाल भी कर लेंगे।
लेकिन महाराजा काफ़ी नाराज़ करण सिंह के साथ काफ़ी हद तक नाराज़ हो गए। महारानी कंसर्न थी बहुत ज़्यादा कि ये छोटा बच्चा 18 साल का ये कैसे ये सारी ज़िम्मेवारियाँ निभाएगा। तो बीच में कुछ बातें इस तरह से इमर्ज होने लगी क्योंकि महाराजा का तो अब मना है कि वो नहीं जाएंगे जम्मू कश्मीर में, लेकिन महारानी जाएंगी करण सिंह के साथ। तो महारानी का भी शायद ये ख्याल था कि ये तो 18 साल के हैं, ये रहेंगे, जो टेक्निकली पोजीशन इनके पास रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली जो है महारानी वहाँ पे रहेंगी, तो महारानी भी जिम्मेवारियाँ निभा लिया करेंगी और इनकी देखभाल भी कर लिया करेंगी। अब जब ये क्लैरिटी काफ़ी हो गई कि नेहरू और पटेल बिल्कुल अड़े हुए हैं इस बात पे कि करण सिंह ही रेजेंट बनकर जाएंगे और महाराजा वापस नहीं जाएंगे, तो लिहाजा इन्होंने महाराजा हरि सिंह ने एक तफसीलन एक बड़ा लंबा चौड़ा खत इन्होंने लिखा सरदार पटेल के नाम पे। तो पता लगा कि सरदार पटेल तो दिल्ली में है ही नहीं है, वो देहरादून जा चुके हुए थे, उनकी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, और वहाँ पे जो सर्किट हाउस है उसके आगे पेड़ पौधे वगैरह बहुत थे और हवा वगैरह काफ़ी अच्छी थी। अब ये मई का महीना चल रहा था, दिल्ली में गर्मी वर्मी काफ़ी बढ़ रही थी, तो वो एक सेहत अफजा जगह के ऊपर वहाँ पे बैठे थे। इन्होंने चिट्ठी भेजी उनको, पटेल साहब को इन्होंने चिट्ठी भेजी महाराजा ने, जिसमें उन्होंने तफसीलन सारी बातें लिखी। उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं कि मेरे दिल और दिमाग के ऊपर क्या गुजर रही है जब से आपने मुझे कहा हुआ है कि मैं वापस जम्मू कश्मीर नहीं जाऊंगा। मैं किसी सूरत में इस प्रपोजल को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन क्योंकि अब ये प्रपोजल आपकी तरफ से आ रहा है और आप मुल्क के मफाद में बता रहे हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। शराइत दर्ज करते करते उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ चंद ही महीनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीनों के लिए रहूँगा रियासत से बाहर, और मैं एलानिया ये बताऊँगा कि मैं इतने वक्त के लिए बाहर हूँ, नंबर एक। दूसरी शर्त उन्होंने बताई कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि सारे लोग, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे देखा हुआ है कि मैं हट्टा कट्टा बहुत अच्छी सेहत रखने वाला हूँ, और मुल्क भर में जितने लोग बीमार होते हैं वो सेहत अफजाई के लिए कश्मीर जाते हैं। ये तो मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा कि मैं कश्मीर को छोड़कर बहाने बीमारी का बहाना लगाकर किसी दूसरी जगह जाकर बैठा हुआ हूँ। और जहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं अपने आप को बंद कमरे में तो रखूँगा नहीं, लोगों के साथ मुलाकात होगी, फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये बीमारी का बहाना लगा के बाहर क्यों बैठे हुए हैं। तो मैं लिहाजा बीमारी का बहाना, ये एक्सक्यूज देने वाला नहीं हूँ। दूसरा उन्होंने बताया कि महारानी करण सिंह के साथ जाएंगी क्योंकि वो छोटा है, उसको देख रेख की ज़रूरत है और इमोशनल सपोर्ट भी रहेगी। आपको ये भी मेरा प्रस्ताव मंजूर करना पड़ेगा कि वो उनके साथ जाएंगी। बाकी शर्त उन्होंने अपने अखराजात की रखी कि भी मेरे अखराजात किस तरह से चलेंगे, और बाकी अपने प्रोटोकॉल की, अपने स्टेटस की, करण सिंह की सिक्योरिटी की, अपनी सिक्योरिटी की, और कुछ अख्तियारात जो है वो अपने हाथ में रखने का उन्होंने एक प्रपोजल दिया, और ये चिट्ठी उन्होंने भेज दी देहरादून। देहरादून से कुछ दिनों के बाद एक चिट्ठी का जवाब, लगभग 15 दिन के बाद चिट्ठी का जवाब आया, जो पटेल साहब ने भेजा। उन्होंने लगभग लगभग यानी बहुत मोदबाना तरीके से, बड़े बाइज्जत तरीके से उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया, जिसमें योर हाईनेस करके हर पैरा को उन्होंने लिखा, लेकिन लगभग सारी डिमांड्स उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि 3-4 महीने के लिए आप तय करके लोगों को बताएंगे कि इतने वक्त के लिए मैं बाहर हूँ, ये नहीं, आपको बोलना पड़ेगा कि मैं रियासत से बाहर हूँ। आपको वक्त नहीं मुकर्रर करना है। आप कह रहे हैं कि आप सेहत का बहाना नहीं लगाएंगे, अगर आप सेहत का बहाना नहीं लगाएंगे तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आप जम्मू कश्मीर से बाहर क्यों हैं, तो लिहाजा ये भी आप ही के ऊपर आयद है, आपको सेहत का ही बहाना लगाना पड़ेगा, अब वो भी लगाइए। जहाँ तक महारानी का सवाल है करण सिंह के साथ जम्मू कश्मीर में भेजने का, ये आपका प्रपोजल हमें मंजूर नहीं है, महारानी उनके साथ नहीं जाएंगी। हाँ, ये इस तरह से बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि युवराज को इजाजत होगी कि वो कभी कभी महारानी से मिल सकते हैं और कभी कभार आपसे भी मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आप में से कोई भी युवराज, आप तो कतई नहीं, लेकिन महारानी भी जो है वो युवराज के साथ नहीं रहेगी। रहा सवाल जहाँ पे आपके अखराजात का, तो जो शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है उसने 5 लाख रुपया महाना पहले से आपके साथ फिक्स किया हुआ है, 6 लाख रुपया हम और करवाएंगे, और 9 लाख रुपया हम मरकज की तरफ से देंगे, कुल मिला के 20 लाख रुपया महाना आपको मिलता रहेगा। लेकिन इसी में से आपने खर्चा जो है वो करण सिंह को भी
देना है। आप अब इंटरनली आप मुकर्रर कर लीजिएगा कि आप करण सिंह को कितना खर्चा देंगे। कुछ उन्होंने अपने जायदाद प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, मैं कुछ ही दिन के लिए अभी दिल्ली क्या आया कि पीछे से हमारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो गैर कानूनी कब्जे होने शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप एक लिस्ट फराहम कर दीजिएगा, हम शेख अब्दुल्ला से बात करेंगे, वो इंश्योर करेगा कि आपकी प्रॉपर्टीज़ को किसी किस्म का कोई डैमेज ना हो। लेकिन आखिरी हमारी तरफ से बात यही है कि आप जम्मू कश्मीर आप वापस कतई नहीं जा रहे हैं, महारानी भी नहीं जा रही हैं, लेकिन करण सिंह कभी कभी आपसे, कभी कभी महारानी से मिल लिया करेंगे और कभी कभार आपसे भी मिल लिया करेंगे। ये चिट्ठी आने के बाद उनको लगा कि इसमें तो, ये तो बिल्कुल ही एक जो यूनिलैटरल एक तरफा सारी बातें हो रही हैं और ज़बरदस्ती की बातें हो रही हैं, इसमें हमारी तो कोई बात किसी भी सूरत में किसी भी सिरे से मानी नहीं जा रही है। तो लिहाजा पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम चले जाते हैं देहरादून और वहीं पे जाकर सरदार साहब के साथ बैठते हैं और मज़ीद बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देहरादून जब गए तो वहाँ पे सिर्फ एक रोज़ उन्होंने सारी फैमिली को अपने घर पे पटेल ने बुलाया, खाना शाना खिलाया। उसके बाद उनको वापस भेज दिया, लेकिन करण सिंह को अपने साथ अगले 3 हफ्ते उन्होंने साथ रखा। तो उन 3 हफ्तों में वो जैसे नेहरू के घर नाश्ते हो रहे थे, इसी तरह से आप पटेल के साथ दिन का खाना भी हो रहा है, रात का खाना भी हो रहा है और आपस में बातचीत भी हो रही है। तो अब जो है वो करण सिंह भी बावजूद इसके, उनको इस बात का पता था कि उनके वालिद पटेल के हाथों ह्यूमिलिएट हुए हैं, लेकिन वो पटेल की शख्सियत से मुतासर होने लग गए, उनसे चीज़ें सीखने लग गए। उनको अपने आगे जो अपॉर्चुनिटी थी वो नज़र आनी शुरू हो गई और उनको लगा कि मेरी नेहरू के साथ और पटेल के साथ जो उठना बैठना है, ये कंपनी है, ये आगे मेरे लिए काफ़ी हद तक काम आएगी। अब ये दिल्ली में कुछ दिनों के बाद ये वापस आए और छोटी मोटी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं वो की। वालदा चाहती थी कि एक यज्ञ होना चाहिए, वो करवाया। जो इनका रॉयल पंडित था जम्मू से, उसको लेकर दिल्ली में गए, वो भी करवाया। तो 19 जून को इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि कल हम अपनी अपनी सिमत में निकल जाते हैं। महाराजा के पास ये तय था कि वो बॉम्बे जाने वाले थे। वहाँ पे उनके पास उनका काफ़ी प्रॉपर्टी थी बॉम्बे में, जो अभी हाल तक भी उनकी प्रॉपर्टी रही है बॉम्बे में। उन्होंने तय किया कि वो बॉम्बे जाएंगे, लेकिन महारानी को एतराज़ था, वो बॉम्बे नहीं जाना चाहती थी। करण सिंह कई दस्तावेज़ात में ये जिक्र भी करते हैं कि महारानी महाराजा को लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, वो उनको बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन जज्बाती तौर के ऊपर आपस में उनकी बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी। यानी जो उनका टेम्परामेंट था वो बराबर नहीं बैठता था एक दूसरे के साथ। यहाँ तक कि महाराना महाराजा ने डिसाइड किया कि वो बॉम्बे जाएंगे और वहाँ पे इंतज़ार करेंगे कि जब तक हुकूमत हिंद का फ़ैसला होता कि वो वापस लौट कब सकते। बिलाखिर ऐसा फ़ैसला कभी हुआ नहीं और वो वहीं पे गुजर भी गए थे 1962 में। लेकिन महारानी ने कहा कि मैं बॉम्बे नहीं आऊँगी, मुझे बॉम्बे की गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। वो कसौली चले गए। तो 20 तारीख की सुबह बहुत ही अर्ली मॉर्निंग महाराजा और उनके एडीसी और उनके जो बाकी मुलाजमीन और स्टाफ के लोग हैं, वो इम्पीरियल होटल छोड़कर अपना सब सामान लेकर गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। वहाँ से उन्होंने फ़्लाइट ली, अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट, और वो बॉम्बे चले गए। उसके कुछ देर के बाद कोई एक लगभग 1 घंटे के बाद महारानी अपनी जो उनकी मुलाजिमा थी, उनकी जो खादिमा थी, उनको साथ लेकर गाड़ियों में बैठकर वहाँ से कसौली की तरफ चले गए। और उसके बाद लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक इम्पीरियल होटल के एक स्वीट में करण सिंह बिल्कुल तन्हा बैठे रहे और सोचते रहे कि ये अचानक से जो डोगरा जो साम्राज्य था, जो डोगरा एम्पायर था, उसकी रूलिंग फैमिली के साथ ये अचानक से क्या हो गया, ये ज़िंदगी में कौन सा मोड़ आ गया, सब कुछ बिखर गया। लेकिन वो ये भी देख रहे थे कि उनके आगे जो है इस नौजवान उम्र में 18 साल 2 या 3 महीने उनकी उम्र रही होगी, इस नौजवान उम्र में उनके सामने किस किस्म की बड़ी एक अपॉर्चुनिटी और किस किस्म का चैलेंज खड़ा है। आधा पौना घंटा या लगभग 1 घंटा बिल्कुल तन्हाई में वो सोचते रहे। उसके बाद फिर जो अपने एडीसी के साथ वो गाड़ी में बैठे और चले गए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे, जहाँ पे एक जहाज़, एक चार्टर्ड फ्लाइट उनका इंतज़ार कर रही थी। नेहरू ने एक स्पेशल एडवाइज़र, एक स्पेशल ऑफिसर, एक ख़ास ऑफिसर उनके विष्णु सहाय उनका नाम था, वो पालम एयरपोर्ट पे भेजे हुए थे, जो करण सिंह का इंतज़ार कर रहे थे। विष्णु सहाय के ही भाई
बाद में जम्मू कश्मीर के करण सिंह के बाद जो है पहले गवर्नर बने भगवान सहाय 1967 में। ये क्योंकि बाद में विष्णु सहाय का जिक्र आएगा तो इसलिए भगवान सहाय का जिक्र भी मैं आज कर देता हूँ। और विष्णु सहाय कुछ सालों के बाद मरकज़ में होम मिनिस्ट्री के अंदर एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर अफेयर्स, जो कई बरसों तक, कई दहाइयों तक बतौर डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर अफेयर्स के तौर के ऊपर काम करता रहा, जिसको 5 अगस्त 2019 को तब्दील करके डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स जो है वो बनाया गया। वो डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर अफेयर्स के काफ़ी देर तक सेक्रेटरी भी रहे, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे, और उसके बाद वो असम के गवर्नर और नागालैंड के गवर्नर भी 1968 तक रहे। उनको भेजा नेहरू ने करण सिंह के साथ श्रीनगर। वो 15 दिन तक उनके बतौर स्पेशल एडवाइज़र या ओएसडी बनकर वो श्रीनगर में उनके साथ रहे, और उन्हें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं सीखने के लिए, लोगों के माइंड रीड करने के लिए, सिचुएशन की जो सही असेसमेंट है वो लाकर करण सिंह के सामने रखने के लिए 15 दिन उन्होंने स्पेंड किए। अब श्रीनगर में करण सिंह को आना था एक नए हालात में, एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे शख्स के साथ काम करने के लिए जिसने उनके जो वजह बना कि उनके वालिद को जम्मू कश्मीर छोड़कर जाना पड़े, उस शख्स के साथ करण सिंह ने तब से लेकर, यानी ये 1949 20 जून की बात है, 1949 20 जून से लेकर 1953 तक 9 अगस्त तक मुसलसल उस शख्स के साथ काम किया। और उसके बाद भी लंबे वक्त तक जो है एक एंगेजमेंट करण सिंह और शेख अब्दुल्ला के बीच चलती रही। इन वाकयात का, इन हालात का शेख अब्दुल्ला और करण सिंह के रिलेशन के ऊपर क्या असर पड़ा, ये बड़ी पेचीदगी के साथ समझने की बात है, जो अगले एपिसोड्स में आप सुनेंगे। जिस तरह से मैं समझ पाया हूँ, आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।